हाय, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं सर्वे का नेक्स्ट पार्ट। स्टार्ट करने से पहले काफी सारे स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वीडियोस देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो ऐसे जो भी लोग हैं, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 131 में पूछा है कि किसी लाइन की अगर होल सर्किल बेयरिंग 270 डिग्री है, होल सर्किल बेयरिंग 270 डिग्री है, मतलब ये लाइन होगी वेस्ट की तरफ। तो इफ इसकी रिड्यूस्ड बेयरिंग होगी, उसको हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इन जनरल अगर लाइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसकी होल सर्किल बेयरिंग इस तरीके से कि बीसी के जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में कोई लाइन आ रही है तो उसको हम साउथ से एंगल लेके रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई लाइन आ रही है तो हम उसको नॉर्थ से ये वाला एंगल लेके रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर वेस्ट की तरफ लाइन आ रही है तो इस केस में हम नॉर्थ और साउथ दोनों को ही नहीं मेंशन करते हैं। और जो भी सर्वेस कंपास होता है जो रिड्यूस्ड बेयरिंग या क्वाड्रेटल बेयरिंग मेजर करने के काम में आता है, और उसमें जिस तरीके से लिखे हुए हैं ये पॉइंट्स, वैसे ही हम रीडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सर्वेस कंपास है। नॉर्थ में सिर्फ नॉर्थ लिखा हुआ है, साउथ में साउथ लिखा हुआ है। ईस्ट की साइड में 90 ईस्ट और वेस्ट की साइड में W90। तो अगर 270 डिग्री होल सर्किल बेयरिंग है तो इधर की तरफ होगी सर्वे लाइन, और उस केस में ये वाली बेयरिंग हो जाएगी W90। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखना है, डी नहीं कर देना है, याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 132। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। साउथ की डायरेक्शन में यहाँ पे लाइन आ रही है। अगर होल सर्किल बेयरिंग 180 डिग्री है, इट मीन्स ये साउथ की डायरेक्शन में होगी लाइन, और इसकी रिड्यूस्ड बेयरिंग पूछी है। तो जैसा हमने भी पिछले क्वेश्चन में देखा कि सर्वेस कंपास में जिस तरीके से इन रीडिंग को लिखा गया है उसी तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो साउथ में सिर्फ साउथ लिखा गया है, इसलिए अगर साउथ की डायरेक्शन में सर्वे लाइन है तो उसकी हम बेयरिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एस लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 133। क्वेश्चन 133 में गिवन है कि कोई लाइन है, वो अगर 1 सेकेंड का एंगल बना रही है तो उसका जो आर्क बनेगा, उस आर्क का और जो लाइन की लेंथ है उनका रेशियो क्या होगा? अगर हम डायग्राम में प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से होगा। अगर ये एंगल 1 सेकेंड है, ये रेडियस आर है, तो हमसे रेडियस रेशियो पूछा है एल अपॉन आर का। लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द लाइन, मतलब ये लाइन है और ये इस लाइन का एंड है। तो अगर यहाँ पे 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हुआ, सॉरी 1 सेकेंड है, तो उस केस में यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये कितना होगा? तो थीटा इज इक्वल टू होता है एल इज इक्वल टू होता है आर इंटू थीटा। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एल बाई आर, और थीटा यहाँ पे गिवन है वो रेडियन में ना देके सेकंड में गिवन है। और मैंने पहले भी बताया कि भी इस टाइप की इक्वेशन हम लिखते हैं तो थीटा हमें हमेशा रेडियन में लेना होता है। साइन थीटा में है तो थीटा रेडियन में भी ले सकते हो, डिग्री मिनट वगैरह में भी ले सकते हो, लेकिन इस तरीके से इक्वेशन में हमेशा रेडियन में लेना होगा। तो अब ये गिवन है, ये तो सेकंड में गिवन है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इक्वेट करेंगे। तो एल बाई आर इक्वल हो जाएगा 1 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडियन में एंगल आएगा, तो हम 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और रेडियन और डिग्री में हमें ये रिलेशन पता है कि 2 पाई इक्वल होता है 360 डिग्री के। अब इस डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड में करेंगे तो अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 सेकेंड यहाँ पे जो आएगा ये इक्वल आ जाएगा 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60 इंटू 60, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 206,265। तो ये मैंने पहले भी बताया था, फिगर आपको याद रखना है, काफी जगह आता है, काफी सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिसमें ये यूज होता है और आप सोल्व नहीं कर पाओगे इसको। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि 265 के सबसे क्लोज जो है वो ऑप्शन ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 में यहाँ पे पूछा है कि जब हम सर्वे करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि लाइन ऑफ साइट है वो जितना पॉसिबल हो सके उतना हम ग्राउंड सरफेस से ऊपर रखें। तो इस केस में हम कौन सी टाइप के एरर को मिनिमाइज करते हैं? ये बात हो रही है जब आप एंगल्स मेजर कर रहे हैं। तो जब हम
लाइन ऑफ साइट पे फोकस कर रहे हैं और हमारे एक लाइन ऑफ साइट ग्राउंड सरफेस के बहुत क्लोज है, तो एक तो डे टाइम में समर्स में स्पेशली अगर दिन के टाइम में देखें तो शिमरिंग होती है। शिमरिंग क्या होता है कि अर्थ सरफेस है ये बहुत ज़्यादा हीटेड है, इसके आसपास की एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर टेम्परेचर उतना नहीं है, तो रेज में कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है कि जो इमेज होती है वो क्लियर नहीं दिखाई देती। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो गर्मियों में दिन के टाइम पे, तो आप किसी पॉइंट पे ग्राउंड सरफेस पे अगर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो तो क्लियर नहीं दिखाई देगा, वो इमेज कुछ इस टाइप से दिखाई देती है। ऐसे शिमरिंग का मतलब होता है झिलमिलाना, तो झिलमिलाती हुई कुछ ऐसी इमेज दिखती है, हमें क्लियर इमेज नहीं दिखती है। तो एक तो हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं। दूसरा, रिफ्लेक्शन के कारण वहाँ पे मिराज भी फॉर्म हो सकता है। अगर मिराज कैसे फॉर्म होता है, इसके ऑप्टिक्स के बेसिक्स वगैरह आपने जानने हो, वैसे आपके जनरल साइंस में भी यूज होता है, तो अगर ये आपने जानने हो तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है रिफ्लेक्शन पे, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मिराज कैसे फॉर्म होता है और इस फिनोमिना को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं रियल लाइफ में। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप डिटेल में जानना है तो उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं रिफ्लेक्शन और शिमरिंग के कारण, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए फोकस साइट लाइन ऑफ साइट पे फोकस करने पे या रीडिंग वगैरह पढ़ने के लिए। दूसरा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन इसे स्पेसिफिकली मेंशन किया है। आई थिंक इसका रीजन ये हो सकता है कि ये हॉरिजॉन्टल एंगल्स मेजर करने की बात कर रहा हो, जैसे कि ये स्टेशन है जहाँ पे थोडलाइट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हमें ये वाला एंगल मेजर करना है, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण लाइन ऑफ साइट है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है। तो जैसे कि लाइन ऑफ साइट इधर के बजाय इधर रखा था हमने, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण ये इधर की डायरेक्शन में हो गई, तो अब हम ये वाला एंगल मेजर कर रहे हैं। इस साइड से अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमारे एंगल्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल एंगल्स की यहाँ पे मे भी बात हो रही हो, तो उस केस में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन इसमें मेंशन किया हो। बाकी रिफ्लेक्शन इन जनरल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उससे मिराज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। क्वेश्चन 135 और 136 है, दोनों सेम ही टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पे गिवन है कि कहीं पे हम ट्रैवर्सिंग से सर्वे कर रहे हैं और कहीं पे शार्प कर्व आ रहा है किसी लार्ज लेग के पास में, जहाँ पे लॉन्ग लेग्स को मेजर करना डिफिकल्ट है। तो उस केस में एक्यूरेसी हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? इसका मेरे पास जो रेफरेंस बुक्स है उसमें एग्जैक्ट तो मुझे कुछ नहीं मिल पाया है, पर मुझे इसका समझ में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ये कोई लॉन्ग लेग है और इसमें यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, तो हम इसकी टेप से डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते इस ट्रैवर्स की, इसलिए हमने दूसरा सब्सिडरी ट्रैवर्स बना दिया। सब्सिडरी मतलब इसी से रिलेटेड है बट वो कम इंपॉर्टेंट है, तो हमने दूसरा इस तरीके से कोई ट्रैवर्स बना दिया। और ये जो ट्रैवर्स बनाया इसका पर्पज है कि हम ये वाले डिस्टेंस जो डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहे इस ट्रैवर्स की हेल्प से मेजर कर पाए। तो फिर यहाँ पे पूछा है कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो फिर आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि सब्सिडरी ट्रैवर्स बना देते हैं जिसकी हेल्प से हम लेंथ ऑफ लॉन्ग लेग डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर ये वाली डिस्टेंसेस सारी हमारे पास है तो हम ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 136। 136 में यहाँ पे गिवन है कि जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो कि हम सब्सिडरी ट्रैवर्स से मेजर कर रहे हैं उसको हम किस नाम से बोला जाता है उसको, तो आई थिंक ये इसकी बात कर रहा है, इसको ट्रैवर्स बेस बोला जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 137। क्वेश्चन 137 में यहाँ पे पूछा है कि शॉर्ट लेग वाला कोई ट्रैवर्स है, उसमें लार्ज सेंटरिंग एरर ना कर हो, इसके लिए हम ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे? एक तो दो टाइप के ट्रैवर्स हो सकते हैं, जिसकी लॉन्ग लेग्स हो या फिर शॉर्ट लेग्स हो। शॉर्ट लेग वाले ट्रैवर्स में सेंटरिंग की एक्यूरेसी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि थोड़ा सा भी एरर वहां पे आती है तो ज्यादा अफेक्ट होती है। जैसे कि हमारे पास दो ट्रैवर्स हैं, एक ये है दूसरा ये है। इसकी फॉर एग्जांपल ये लेग है, ये 2 मीटर की है और सेंटरिंग में एरर आ रही है वो 1 सेंटीमीटर आ रही है। या फिर ये दूसरा ट्रैवर्स है जिसकी लार्ज लेग्स है, तो फॉर एग्जांपल इसकी लेग है वो 10 मीटर की भी हो सकती है और वहां पे भी अगर 1 सेंटीमीटर की एरर आ रही है
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एरर बहुत माइनर सी होगी, 10 मीटर में 1 सेंटीमीटर इसके कंपेरेटिवली। तो शॉर्ट लेग जहाँ पे होती है वहां पे सेंटरिंग ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, सेंटरिंग ज्यादा हमें अच्छे से करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे इसने शॉर्ट लेग बोला है। और इसके लिए हम थ्रोडलाइट यूज करते हैं जिसमें एक फिक्स टारगेट होता है, आई थिंक ये कोई वर्टिकल लाइन जैसा कुछ अटैच्ड होता होगा, और जिससे हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। जैसे ये थ्रोडलाइट है तो इसके कोई टारगेट फिक्स्ड होता होगा, जिससे फिर हम नेक्स्ट वाले पॉइंट की डिस्टेंस है वो टेप या चेन जिससे भी मेजर कर रहे हैं उससे मेजर करते हैं। तो फिर यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। टेप यूज करते हैं वैसे मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। यहाँ पे पूछा है डिफ्लेक्शन एंगल के रिगार्डिंग। तो जैसे कि ये कोई ट्रेवर्स है, ये डिफरेंट साइड्स हैं इसकी, तो दो यहाँ पे एंगल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, एक होता है डिफ्लेक्शन एंगल, एक होता है इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल होता है जो इंटीरियर एंगल है, दो साइड्स के ट्रेवर्स की दो साइड्स के बीच में जो इंटीरियर एंगल बन रहा है, जैसे कि थीटा है, ये है इंक्लूडेड एंगल। और ये जो आउटसाइड वाला ये जो एंगल हो ये होता है अल्फा। डिफ्लेक्शन एंगल इसको इसलिए बोला जाता है कि यहाँ हम मेजर करते हैं कि इसके ओरिजिनल जो डायरेक्शन थी वो तो ये थी, उससे कितना डिग्री ये डिफ्लेक्ट हुई लाइन। ऐसे देखें तो ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रही थी, इसके बाद इस डायरेक्शन ये हल्का सा इधर अल्फा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। तो अल्फा है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। हमें पूछा है यहाँ पे अल्फा के रिगार्डिंग, तो बोला लेस देन 90 है, जरूरी नहीं है। मोर देन 90 होना भी जरूरी नहीं है, कितना भी हो सकता है, 180 से ज्यादा भी हो सकता है। सी में गिवन है कि इंक्लूडेड एंगल और 180 डिग्री के बीच के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर हम ज्योमेट्री देखें तो थीटा प्लस अल्फा है ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल अल्फा हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो गया, तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। यहाँ पे पूछा है कि कहीं पे हमें इंक्लूडेड एंगल्स मेजर करने हैं, तो उस केस में वर्नियर को कैसे सेट करेंगे। तो इंक्लूडेड एंगल्स जो मेजर करने का प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि जैसे कि हमें ये वाला एंगल मेजर करना है, तो हम इसके लिए बी पे थ्रोडलाइट को सेट करेंगे, ए को साइड करेंगे, ए को साइड करेंगे तो 0 0 पे सेट करेंगे वर्नियर को। अब रीडिंग है वो 0 0 है और जो ओरिएंटेशन है वो एक ही तरफ है। अब हमें अपर प्लेट को मूव करवाते हुए सी को साइड करना है, सी को बाइसेक्ट करना है, और जितना ये मूवमेंट होगा यहां से यहां तक जाने में वो फिर थ्रोडलाइट की रीडिंग हो जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट थ्रोडलाइट के बारे में ध्यान रखना आपने पॉइंट कि दो प्लेट होती है, लोअर प्लेट अपर प्लेट। अगर लोअर प्लेट और अपर प्लेट का रिलेटिव मूवमेंट होता है तो थ्रोडलाइट की रीडिंग चेंज होती है। अगर हम अपर प्लेट को मूव करवा रहे हैं तो रीडिंग चेंज हो रही है, अगर हम लोअर प्लेट को मूव करवा रहे हैं तो रिलेटिव मूवमेंट नहीं हो रहा दोनों प्लेट्स के बीच में, तो कोई भी रीडिंग में चेंजेस नहीं होगा। तो बेसिक तो प्रोसीजर ये होता है, लेकिन काफी बार ऐसे भी होता है कि एक ही तरफ साइड करके एग्जैक्टली उसको 0 0 सेट करना फील्ड में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि उसको अप्रोक्सीमेटली हम 0 सेट कर लें और उसके अलावा जो भी उसकी मिनट या सेकंड में रीडिंग आ रही है हम उसको नोट कर लें, दोनों वर्नियर्स की रीडिंग को हम नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट वाले पॉइंट पे हम जाएं, यहाँ पे जाने के बाद अगेन हम दोनों वर्नियर्स की रीडिंग नोट कर लें और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। तो इस तरीके से भी हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं एंगल्स। तो वैसे एग्जैक्टली अगर बुक के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से तो आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, बट यहाँ पे आंसर के में आंसर ऑप्शन सी गिवन है और इसको भी हम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि फील्ड में ये प्रोसीजर हम करते हैं यूज कि एग्जैक्टली अगर 0 0 पे सेट करना है वर्नियर स्केल है वहां पे तो डिफिकल्ट होता है काफी। तो थोड़ा बहुत कुछ डिग्री मिनट या सेकंड में कुछ वर्नियर की रीडिंग आ रही है तो कोई इशू नहीं है, हम उसको नेक्स्ट वाली जो रीडिंग होगी सी वाली जो रीडिंग होगी उसमें से उसको लेस कर देंगे। तो सी भी सही हो सकता है यहाँ पे, तो मेरे अकॉर्डिंग सेफ साइड रहते हुए सी याद रखो आप इसका, तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, ये है इंक्लूडेड एंगल्स के रिगार्डिंग। इसको करने से पहले आपको फॉरवर्ड स्टेशन और बैकवर्ड स्टेशन, बैक स्टेशन कौन सा है इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जैसे कि हम अभी ए पे है, ए से हमने काम स्टार्ट किया सर्वेइंग का, और बी इसके बाद सी पे जाना है, इसके बाद डी पे जाना है, इसके बाद ई पे जाना है। इस तरीके से हमें मूव करना है आगे। अभी हम बी पे हैं, तो बी पे है तो ए हो जाएगा बैक स्टेशन, क्योंकि ये पीछे का स्टेशन है जहां से हम करके आ गए सर्वे।
सी है होगा वो होगा फॉरवर्ड स्टेशन, जहां पे अभी हमें सर्वे करना है। अब यहाँ पे पूछा है कि इंक्लूडेड एंगल्स हम जो मेजर करते हैं वो कौन से स्टेशन से करते हैं और किस डायरेक्शन में करते हैं। तो एक तो आपने हमेशा याद रखना है कि ये एंगल हमेशा क्लॉकवाइज ही करेंगे, हम यहाँ पे भी क्लॉकवाइज ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम अंदर वाला मेजर करेंगे। स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है, यहाँ पे भी हम बाहर वाला ही करेंगे। वो आगे अगर हमें रिक्वायर्ड है इंटीरियर वाला एंगल तो हम उसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बट बेसिक जो सर्वे होगा उसमें हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने प्रोसीजर एक्सप्लेन किया, पहले एको साइड करेंगे और एको साइड करने से पहले हम इंस्ट्रूमेंट को 0 0 पे सेट करेंगे। अब इंस्ट्रूमेंट की थ्रोटलाइट की रीडिंग 0 0 आ रही है, अपर प्लेट को नहीं घुमाना है, लोअर प्लेट को घुमाना है ताकि कोई रीडिंग चेंज ना हो, रीडिंग 0 0 ही रहे। और हम एको बाइसेक्ट करेंगे, एको बाइसेक्ट हो गया, ओरिएंटेशन बी ए की तरफ है थ्रोटलाइट का। और अब यहाँ पे कोई भी जो रीडिंग थ्रोटलाइट की वो रीडिंग सारी 0 0 आ रही है, 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। यहाँ से फिर हमने थ्रोटलाइट का अपर प्लेट को लूज करके ये मूवमेंट करवाया, जितना हमने मूवमेंट करवाया उतनी थ्रोटलाइट में रीडिंग आएगी और हम ये रीडिंग नोट कर सकते हैं जो कि इक्वल हो जाएगी इस एंगल पे। अब क्वेश्चन में पूछा है कौन से स्टेशन से करते हैं, तो हमने पिछले स्टेशन हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो पहले एक की तरफ साइड करेंगे और उसके बाद हम इस डायरेक्शन में करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लॉकवाइज फ्रॉम द बैक स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। ये भी काफी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक तो अगर थ्रोटलाइट पे आपने कभी भी काम नहीं किया, फील्ड में कभी देखा नहीं है, तो आप एक बार सॉल्यूशंस देखने से पहले थोड़ा सा थ्रोटलाइट के वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, इन जनरल कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे इसको वर्क करते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा रफली आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज ये समझ नहीं आएंगे आगे की चीजें। यहाँ पे पूछा है कि डिफ्लेक्शन एंगल हम कैसे मेजर करेंगे। डिफ्लेक्शन एंगल राइट, मतलब इस डायरेक्शन में अगर हम है तो डिफ्लेक्शन एंगल ये राइट की तरफ है, लेफ्ट होता तो ये इस तरीके से होता है। तो इसको हम ऑब्टेन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग क्या सेट करेंगे। इसका बेसिक जो प्रोसीजर होता है उसमें हम बी पे सेट करने के पहले ए को साइड करते हैं। चाहिए तो हमें ये वाला एंगल, बट हम इस डायरेक्शन में सेट नहीं कर सकते क्योंकि इधर हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, तो हम थ्रोटलाइट को वही 0 0 पे सेट करेंगे और ए को बाइसेक्ट करेंगे। अपर प्लेट को फिक्स रखना है, लोअर प्लेट को मूव करवा रहे हैं, मतलब हम रीडिंग नहीं चेंज करवा रहे हैं, ताकि हम चाह रहे हैं कि जब हम ए को साइड करें तो उस केस में रीडिंग जो पहले हमने 0 0 पे सेट की हुई है वही रहे। ए को साइड किया, ए को साइड करने के बाद हमें डायरेक्शन तो ये वाली चाहिए, इसके लिए हम थ्रोटलाइट को प्लंज करेंगे। प्लंज भी बोला जाता है, उसको रिवर्सिंग भी बोला जाता है, जिसमें जो टेलीस्कोप है उसको हम वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री से मूव करवाते हैं। ये एक थ्रोटलाइट है। प्लंजिंग का मतलब जैसे इधर है इसकी लाइन ऑफ साइट, हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे वर्टिकल प्लेन में कि इसकी लाइन ऑफ साइट है वो इधर की डायरेक्शन में हो जाए। तो लाइन ऑफ साइट अब ये होगी, रीडिंग है वो 0 0 पे सेट किया हुआ थ्रोटलाइट, और अब हम इसको रोटेट करते हुए सी को बाइसेक्ट करेंगे। और जब हम रोटेट कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि रीडिंग चेंज हो, जो मूवमेंट हो रहा है एंगल्स का वो मेजर किया जाए, तो इसलिए हम अपर प्लेट को लूज करके उसका मूवमेंट करवाते हैं, क्योंकि लोअर और अपर प्लेट का रिलेटिव मूवमेंट होगा तो रीडिंग चेंज होगी थ्रोटलाइट की। तो सी को बाइसेक्ट किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे हमेशा, और ये वाला एंगल हम मेजर करेंगे, ये होगा डिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बैक स्टेशन में हम 0 ही सेट करते हैं, लेकिन डायरेक्शन हमें ये चाहिए, इसके लिए हम प्लंज या रिवर्स कर देते हैं थ्रोटलाइट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 142। क्वेश्चन 142 में पूछा है कि कहीं पे हमें इंक्लूडेड एंगल्स मेजर करने हैं और बेटर एक्यूरेसी से करने हैं, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी से करने हैं जितना कि हम वर्नियर से भी अचीव नहीं कर सकते, मतलब वर्नियर का जो लिस्ट काउंट है उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी से हमें मेजर करना है। तो ये पॉसिबल होता है मेथड ऑफ रिपीटेशन में। मेथड ऑफ रिपीटेशन में हम सेम ही एंगल को बार बार मेजर करते हैं। जैसे कि हमें ये वाला एंगल मेजर करना है, हमने इंस्ट्रूमेंट को 0 0 पे सेट किया और ए को बाइसेक्ट किया। अब हम यहाँ से यहाँ जाने में अपर प्लेट का मूवमेंट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रीडिंग आई θ1, इसके बाद अब हम वापिस यहाँ से यहाँ जाएंगे, बट हम नहीं चाहेंगे कि रीडिंग चेंज हो, हम चाहते हैं कि इस एंगल को हम 3 बार मेजर कर लें और फिर हम 3 से डिवाइड कर दें, तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है ऐसे केसेस में। सी से हम ए की तरफ जाएंगे, तो रीडिंग हम चेंज नहीं करवाना चाहते, तो हम लोअर प्लेट का मूवमेंट करवाएंगे।
इसके बाद ए पे आने के बाद अगेन हम ये सेम एंगल मेजर करना चाहते हैं, तो हमने ए पे आने के बाद अपर प्लेट को लूज किया और अपर प्लेट का मूवमेंट करवा के सी को बाइसेक्ट किया। इसी तरीके से 3 बार सेट करेंगे। तो अगर ये एंगल फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है, तो अभी जो हमारा एंगल आएगा वो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि इस सेम एंगल को हमने 3 बार मेजर कर लिया है। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से बार बार मेजर करने से काफी सारी एरर्स हैं जो कि एलिमिनेट हो जाती है और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो ये होता है मेथड ऑफ रिपीटेशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट एक इसमें ये रिट्रेशन है, ये कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि एक एंगल ए है, ये बी है पॉइंट, सी है, ये डी है। यहाँ पे हमने 0 0 पे सेट कर लिया, फिर θ1 मेजर कर लिया, फिर हम सी पे चले गए। फॉर एग्जांपल ए से सी में जाने पे थोडोलाइट की रीडिंग आ रही है 160 डिग्री और θ1 वाला एंगल है ये है 60 डिग्री। तो ये डिडक्ट करके फिर हम ये θ2 निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम फिर से रीडिंग ले लेंगे और θ1 θ2 पहले से पता है तो θ3 निकाल सकते हैं। तो ये मेथड ऑफ रिट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। यहाँ पे गिवन है कि थोडोलाइट में सेंट्रिक के कारण जो एरर आती है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सेंटरिंग के कारण एरर तब आती है जब ग्राउंड में जो स्टेशन गिवन है थोडोलाइट एग्जैक्टली उस स्टेशन के ऊपर सेट नहीं हो पाता। जैसे कि यहाँ पे ग्राउंड पे जो स्टेशन था वो सी था, बट थोडोलाइट सी पे ना होके C1 पे सेट किया गया है गलती से। इसके कारण अब एरर आएगी। हमें जैसे अगर ये वाला एंगल मेजर करना है तो हम ये वाला एंगल ना मेजर करके हम एक्चुअल में जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो C1 पे जो एंगल बन रहा है वो कर रहे हैं। और इस केस में हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ACB और AC1B में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ACB और C1, इसके चारों एंगल्स का सम होगा वो 2 पाई के इक्वल होगा। ये वाला एंगल जो ए पे बन रहा है वो अल्फा है, सी पे जो एंगल बन रहा है उसको हम ACB से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये बीटा है और ये वाला एंगल जो है इसको मैं फाई से भी डिनोट कर रही हूँ। तो ये फाई है, दिस शुड बी इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ पे एक और रिलेशन हमें पता है कि AC1B प्लस फाई ये इक्वल होगा 2 पाई के। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं फाई को 2 पाई माइनस AC1B। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस ACB माइनस AC1B प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई। जस्ट फाई की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से यहाँ पे पुट कर दी। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और ACB इक्वल आ जाएगा AC1B जो कि हम एंगल मेजर कर रहे हैं माइनस अल्फा माइनस बीटा। और यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो एरर है वो अल्फा प्लस बीटा है और ये डिपेंड करेगा एक तो किस डायरेक्शन में हमने पॉइंट किया हुआ है और दूसरा लाइन ऑफ साइट क्या है। सेंटरिंग के अगर एरर सेम है C1 C पे सेट करना था, C1 पे सेट किया गया थोडोलाइट, बट अब हम डिफरेंट केस ले रहे हैं जहाँ पे लाइन ऑफ साइट है वो पहले वाले से ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट हम उसको साइट कर रहे हैं, तो इस केस में एरर होगी बीटा डेस होगी इधर की साइड की और बीटा डेस है वो B से छोटा होगा। इसी तरीके से जैसे जैसे लाइन ऑफ साइट बढ़ती जाएगी उसी तरीके से बीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, अगर हम कह सकते हैं एरर कम होती जाएगी। या फिर अगर लाइन ऑफ साइट छोटी है, फॉर एग्जांपल हम ई पॉइंट को यहाँ पे साइट कर रहे हैं, तो लाइन ऑफ साइट यहाँ की लेंथ यहाँ पे कम होगी और ये बीटा डेस जो एंगल बन रहा है ये बीटा से बड़ा होगा। तो एक तो लाइन ऑफ साइट पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग पे डिपेंड कर रहा है कि किस डायरेक्शन में हम पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है उनमें यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए में बोला है कि सारे एंगल्स के लिए इक्वल है, बी में बोला है कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर कोई एंगल डिफरेंट है, कोई लाइन ऑफ साइट जैसे कि यहाँ पे ए और बी है, हमें इनका बीच का एंगल मेजर करना है, तो एरर सेम नहीं रहेगी, अभी भी अल्फा प्लस बीटा एरर ही नहीं रहेगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू इस केस में चेंज होगी। दूसरा डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग का है कि इस डायरेक्शन में हमें पॉइंट करना था और हम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं,
तो इस डायरेक्शन में पॉइंट करने के कारण यहाँ पे एरर आ रही है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। यहाँ पे गिवन है कि कहीं पे हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रहे हैं और जो प्लेट बबल है वो परफेक्टली लेवल नहीं है, इम्परफेक्ट लेवलिंग है वहां पे। उस केस में हॉरिजॉन्टल एंगल में जो एरर आएगी उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो एरर कैसे आती है और कैसे अफेक्ट करती है, इसको एग्जैक्टली 3D के बिना एक्सप्लेन करना यहाँ पे मुश्किल है, और दूसरे काफी बड़ा सा डेरिवेशन भी है, तो अगर आप समझ भी लोगे तो आपको फिर भी याद ही रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पर्पज से आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने के लिए। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे हमने थोड़ा रखा हुआ है। एक पॉइंट यहाँ पे है ए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है बी। इनके बीच का हमें हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है। तो अगर इन दोनों के बीच में एलिवेशन डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो उस केस में एरर बहुत ज्यादा होगी। अगर दोनों सेम लेवल पे हैं, बी और ए दोनों सेम लेवल पे हैं, तो उस केस में यहाँ पे प्लेट बबल के इम्परफेक्ट लेवलिंग से कुछ अफेक्ट नहीं आएगा, एरर है वो जीरो हो जाएगी। और अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा एलिवेशन डिफरेंस है, जैसे कि बी यहाँ पे है, तो लाइन ऑफ साइट भी काफी स्टीप होगी। यहाँ थोड़लाइट से हम जो लाइन ऑफ साइट बनाएंगे वो काफी स्टीप होगी। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लाइन ऑफ साइट स्टीप है या लार्जली स्टीप है, तो उस केस में यहाँ पे एरर है वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, ए में गिवन है कि नियरली लेवल साइट्स हैं, तो ये ज्यादा होगी एरर। तो अगर बिल्कुल लेवल है तब तो जीरो हो जाता है, नियरली लेवल है तो भी एरर काफी कम हो जाती है। तो ए गलत हो गया। बी में गिवन है कि लॉन्ग साइट्स के लिए लॉन्ग साइट नहीं अफेक्ट करती है। ए और बी का एलिवेशन डिफरेंस और साइट कितनी स्टीप है, ये दो चीजें अफेक्ट करती हैं, तो बी भी गलत हो गया। सी में बोला लेस फॉर स्टीपली इंक्लाइन साइड, ये भी गलत है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर स्टीपली इंक्लाइन साइट है तो उसके लिए फिर एरर होगी वो लार्ज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। यहाँ पे पूछा है कि जो पैरेलक्स की जो एरर होती है वो अगर अकर हो रही है तो हम कैसे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इस टाइप से कुछ टेलीस्कोप का अरेंजमेंट होता है, जिसमें यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आईपीस है और यहाँ पे क्रॉसेस है। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनाता है वो यहाँ पे क्रॉसहेयर्स वाले प्लेन में। जहाँ पे क्रॉसहेयर्स है वहीं पे ऑब्जेक्ट की इमेज बननी चाहिए। उसके बाद आई पीस उन दोनों इमेज को मैग्नीफाई करता है। अगर दोनों इमेज सेम प्लेन में यहाँ पे नहीं बन रही है तो उस केस में जब हम आई का मूवमेंट कराते हैं तो क्रॉसहेयर्स और जो स्टाफ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इनमें रिलेटिव मोमेंट होता है। और इस एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम आई पीस और ऑब्जेक्टिव की फोकसिंग करते हैं। सबसे पहले क्रॉस यहाँ पे टेलीस्कोप का, जैसे ये लास्ट एंड वाला ग्लास है यहाँ पे, इसके सामने जस्ट सामने एक ब्लैंक पेपर रखा जाता है और यहाँ से इस आई पीस को एडजस्ट किया जाता है तब तक जब तक कि एक क्लियर इमेज हमें क्रॉसहेयर्स की ना दिखने लगे। ये पर्सन टू पर्सन आई साइट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो एक क्लियर इमेज दिखने लग जाए क्रॉसहेयर्स की, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव को फोकस करेंगे कि हमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्लियर और मैग्नीफाइड इमेज दिखने लग जाए। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि अब दोनों इमेज हैं वो सेम प्लेन में बन रही है। तो आईपीस और ऑब्जेक्टिव दोनों का अगर हम फोकसिंग करके हम पैरेलक्स की एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 146। क्वेश्चन 146 में यहाँ पे गिवन है कि अगर हमें डिफ्लेक्शन एंगल मेजर करना है और ट्रांजिट है वो प्रॉपर्ली एडजस्टेड नहीं है। ट्रांजिट का मतलब यहाँ पे थोडोलाइट का टाइप होता है, ट्रांजिट थोडोलाइट, जिसमें कि हम टेलीस्कोप को, जैसे ये पोजीशन है तो हम इसको वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री से रोटेट करके इसके जो लाइन ऑफ साइट है उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो वो उस टाइप का थोडोलाइट हमारे पास है और डिफ्लेक्शन एंगल मेजर करना है। तो इन जनरल अगर ये पूछा जाता, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कि प्रॉपर्ली एडजस्टेड नहीं है, अगर ये मेंशन नहीं किया जाता तो पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया, इसका आंसर ऑप्शन ए होता है, यही प्रोसीजर है। बट यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि प्रॉपर्ली एडजस्टेड नहीं है,
तो अगर प्रॉपरली एडजस्ट नहीं किया हुआ है तो हम लेफ्ट फेस और राइट फेस दोनों की रीडिंग लेते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। 3 डिफरेंट टाइप के एरर्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और वो 3 टाइप के एरर्स हैं। एक तो लाइन ऑफ साइट है, वो अगर ट्रिनियन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे कि ये सर्किल है, लोअर सर्किल अपर सर्किल कोई भी, ये वाली एक्सिस है ट्रिनियन एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस है लाइन ऑफ साइट है जो टेलीस्कोप की डायरेक्शन में है। अगर ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, उस केस में अगर लेफ्ट और राइट दोनों फेस की रीडिंग लेके एवरेज हम निकालते हैं तो एरर एलिमिनेट हो जाती है। इसी तरीके से जो वर्टिकल एक्सिस है, जैसे कि ये थोड़लाइट है तो ये वर्टिकल एक्सिस है, और जो हॉरिजॉन्टल या ट्रिनियन एक्सिस है ये वाली, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं है। या फिर यहाँ पे थर्ड टाइप की एरर है कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप और जो लेवल लाइन है वो दोनों पैरेलल नहीं है। तो ये तीनों टाइप की एरर एलिमिनेट की जा सकती है बोथ फेस रीडिंग लेके। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, टेकिंग बैक साइड विद वन टेलीस्कोप नॉर्मल एंड अदर टेलीस्कोप इन्वर्टेड। एक बार लेफ्ट फेस की रीडिंग लेंगे, एक बार राइट फेस की रीडिंग लेंगे। बैक साइड का ये कि जैसे ये है, ये वाला एंगल डिफ्लेक्शन एंगल है, तो यहाँ पे रख के पहले हम इसको साइड करेंगे, फिर इन्वर्ट करेंगे टेलीस्कोप को, और फिर ये वाला एंगल मेजर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक थोड़लाइट का प्रोसीजर होता है प्रैक्टिकल का, उस पे बेस्ड है। तो पहले आपको ये प्रोसीजर पता होना चाहिए पूरा, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी मेथड के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये ट्रैवर्सिंग में जब हम थोड़लाइट यूज करते हैं उस केस में ये एक मेथड होता है जिसमें कि यहाँ पे 3 स्टेशन है हमारे पास, Q, R और P। ये प्रेसीडिंग स्टेशन है, R है वो फॉरवर्ड स्टेशन है, ये प्रेसीडिंग लाइन है PQ, और QR है वो फॉरवर्ड लाइन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे गिवन है कि ट्रांजिट को हम इस तरीके से ओरिएंट कर रहे हैं कि वो बैक एजिमुथ पड़ रहा है प्रेसीडिंग लाइन की, मतलब थोड़लाइट यहाँ पे रखा हुआ है और हमने उसको इस तरीके से सेट किया हुआ है कि वो ये वाला एंगल पड़ रहा है थीटा। इसके बाद हम बैक साइड लेंगे, इधर P पे प्रेसीडिंग स्टेशन पे एक बैक साइड लेंगे, और उसके बाद यहां से हम इस डायरेक्शन में थोड़लाइट को टर्न करेंगे। रीडिंग चेंज हो रही है, यहाँ पे जो लोअर प्लेट है, सॉरी जो अपर प्लेट है उसमें मूवमेंट हो रहा है, लोअर प्लेट फिक्स है अपनी जगह। तो यहां से लेके हम लाइन ऑफ साइट को ले आते हैं आर्क की डायरेक्शन में कि आर्क को बाइसेक्ट कर रही है लाइन ऑफ साइट। तो उस केस में हमारे पास थोड़लाइट पे जो रीडिंग आ रही होगी वो गामा को रिप्रेजेंट कर लेगी, क्योंकि इनिशियल रीडिंग ये थी गामा कि गामा में से अभी हमने ये वाली रीडिंग लेस कर दी, क्योंकि हमने इधर इस डायरेक्शन में उल्टा हमने थोड़लाइट को घुमा दिया इतना। तो ये वाली रीडिंग है वो लेस हो गई, तो बची वो ये वाली रीडिंग बची, ये वाली लाइन है वो नॉर्थ वाली लाइन है, और इसके साथ ये वाला जो एंगल बन रहा है ये रीडिंग यहाँ पे बची है। एजिमुथ यहाँ पे बीयरिंग को ही बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ में जो एंगल बना रही है कोई लाइन वो उसकी एजिमुथ है। तो पहले यहाँ पे इसने बोला है कि बैक एजिमुथ टू प्रेसीडिंग लाइन को साइड किया है, उसके बाद बैक साइड ली हमने P वाले स्टेशन पे, और यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, वर्टिकल एक्सिस की बार रोटेट करेंगे इस तरीके से कि आर को बाइसेक्ट करने लग जाएगी, तो लाइन ऑफ साइट इधर की डायरेक्शन में आ जाए। इस केस में ए जो वर्नियर जो भी है थोड़लाइट की रीडिंग जो होगी वो फॉरवर्ड लाइन मतलब QR वाली जो लाइन है उसका जो एजिमुथ है गामा उसको रीड कर रही होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। यहाँ पे गिवन है कि कोई ट्रैवर्स सर्वे कर रहे हैं थोड़लाइट की हेल्प से। थोड़लाइट की हेल्प से ट्रैवर्स सर्वे कर रहे हैं, मतलब लाइंस की जो बीयरिंग वगैरह या एंगल वगैरह मेजर कर रहे हैं वो थोड़लाइट से कर रहे हैं, और लेंथ वगैरह वो टेप या चैन से की जा सकती है। तो ऑर्डिनरी कंडीशन में अगर सर्वे कर रहे हैं थोड़लाइट से, तो उस केस में प्रेसिजन उसकी एक्यूरेसी क्या रहेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, किससे अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ अज्यूम किया गया कि थोड़लाइट की एक्यूरेसी टेप से ज्यादा होती है। थोड़लाइट का लिस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड, तो जो अफेक्ट होगी एक्यूरेसी वो अफेक्ट होगी कि लीनियर मेजरमेंट हम कितना एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हैं। और लीनियर में भी अगर कोई सिस्टमेटिक लीनियर एरर हो रही है जो हर एक लाइन में सेम एरर आ रही है तो वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। तो फिर यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिस्टमेटिक जो लीनियर एरर आ रही है
वो अफेक्ट करेगी एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। यहाँ पे कोई थोडोलाइट ट्रेवर्स है और इंक्लूडेड एंगल आउट वाइज हम मेजर कर रहे हैं, मतलब हम मेथड ऑफ रिपीटेशन यूज कर रहे हैं। थोडोलाइट की 1 ईयर्स का लिस्ट काउंट है वो 30 सेकेंड है, और इंस्ट्रूमेंट हम जो यूज कर रहे हैं उसमें लीनियर जो एरर है वो अलाउड है 6 mm इन 30 मीटर। और हमसे यहाँ पे एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर पूछा गया कि वो किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे ट्रेवर्स है उसकी नंबर ऑफ लेग्स है वो n है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला गिवन है कि एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर का फॉर्मूला है C√n, जहाँ पे n तो ट्रेवर्स की लेग होगी, C है इसकी वैल्यू यहाँ पे वेरी करती है 15 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक। 1 मिनट मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 60 सेकेंड। ऑप्शंस में हमें जो गिवन है उसमें यहाँ पे गिवन है 30 मिनट, यहाँ पे गिवन है 60 मिनट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ए यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, बट यहाँ पे एक और गाइडलाइन गिवन है, टेबल भी गिवन है यहाँ पे। ये एक टेबल गिवन है डिफरेंट टाइप के ट्रेवर्स के लिए, कि अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो 6 सेकेंड √n होगा, सेकेंड ऑर्डर है तो 15 सेकेंड होगा √n, थर्ड ऑर्डर है तो 30 सेकेंड √n होगा। इनमें से कोई सा भी हो सकता है। मे बी वहां पे 60 मिनट की जगह आई थिंक 6 सेकेंड लिखना चाह रहा हो और गलती से यहाँ पे 60 मिनट लिख दिया गया हो, तो ये भी पॉसिबल है आंसर। दूसरा जो लीनियर वाला गिवन है हम उससे भी निकाल सकते हैं। लीनियर जो एरर अलाउड है वहां पे वो गिवन है 6 mm इन 30 मीटर। उस एरर को अगर यहाँ पे लीनियर एरर ऑफ क्लोजर जो गिवन है उससे कंपेयर करें तो ये आ रहा है 6/30 मीटर, मतलब 30,000 mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5000। अगर हम इस वाली वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग देखें तो उस केस में फिर यहाँ पे 30 सेकेंड हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। वहां पे जो ऑप्शंस गिवन है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, वहां पे एक करेक्शन करके ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है कि 6 सेकेंड अगर हम उसको बना दें तो 6 सेकेंड यहाँ पे एक ऑप्शन में है, तो वो भी आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन 150 भी थोडोलाइट ट्रेवर्स के रिगार्डिंग है। यहाँ पे बोला कि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जो कि 2 स्टेशन से हमें विजिबल है, तो हम कौन सा मेथड यूजुअली उस ऑब्जेक्ट को प्लॉट करने के लिए यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई ट्रेवर्स है, उसकी 2 लेग्स है AB और BC, एक ये और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हमें प्लॉट करना है, इसके डिटेल्स लेने ताकि मैप में हम उसको प्लॉट कर सकें। तो इन जनरल तो वैसे मेथड होता है, अगर एक स्टेशन से यहाँ पे विजिबल भी है और यहाँ से अगर हम डिस्टेंस भी मेजर कर पा रहे हैं तो उस केस में हम सेम स्टेशन से एंगल और डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, सेम ही एक स्टेशन से। काफी बार ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया बीच में और हम ये डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहे हैं, बट हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से भी विजिबल है और यहाँ से भी विजिबल है। इस केस में जैसा हम प्लेन टेबल में इंटरसेक्शन के मेथड में करते थे, कुछ उसी तरीके से हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को भी प्लॉट कर सकते हैं कि हम दोनों से एंगल्स मेजर कर लें। जैसे कि हमने ए से जो एंगल, ये ऑब्जेक्ट ए से ये AB के साथ जितना एंगल बना रहा है वो एंगल अल्फा हमने मेजर कर लिया, तो हम इस डायरेक्शन में एक लाइन बना देंगे उतने डिग्री के एंगल पे। हमने B से भी एंगल मेजर कर लिया, ये एंगल बीटा कितना बना रहा है ये भी हमने मेजर कर लिया, तो हम इस डायरेक्शन में भी एक लाइन बना देंगे और दोनों जहाँ पे कट करेंगे वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी। तो 2 डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से विजिबल है तो हम दोनों से एंगल लेंगे और आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। काफी बार ये इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ये मेथड हम कब यूज करते हैं, तो या तो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा हो बीच में, जैसे कि हम यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना चाह रहा थी, बीच में कोई वाटर बॉडी आ गई यहाँ पे, या फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है उतनी लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज के लेक्चर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।